वो है चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से। एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर है 6, आरएस अग्रवाल की बुक में है ये चैप्टर नंबर 7। ट्राइंगल चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल्स के नाम से ही वहाँ पर एक चैप्टर था, याद है आपको? तो वहाँ पर ट्राइंगल चैप्टर में हम जो पढ़कर आए हैं, पूरा जो क्लास 9th था हमारा ट्राइंगल में, वो दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रेंसी को पढ़कर आए थे। तो दो ट्राइंगल गिवन होते थे, उनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते थे। तो कॉन्ग्रेंट फिगर का जो कॉन्ग्रेंट फिगर, या हम स्पेशली अगर सिर्फ ट्राइंगल की बात करें तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की हम डेफिनेशन भी देख चुके हैं। क्या थी, याद है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मैं सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं ये सब मैं क्लास 9th में बता चुका हूँ। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ये ABC और एक ट्राइंगल है ये, इस ट्राइंगल का नाम है सपोज करिए DEF। तो मैंने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। वो कौन कौन सी थी आपको याद होगा? अगर इनकी तीनों साइड इक्वल हो जाएं, याद है? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से हम कहते हैं, या इनके दो साइड और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल इक्वल हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है? या हमने ये भी पढ़ा था कि दो एंगल इक्वल हो जाएं और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दो एंगल हों और उनके बीच की जो साइड हो, जो उस एंगल को इंक्लूड करता हो, ये एंगल और ये एंगल किसको इंक्लूड कर रहे हैं? इस साइड को। तो हमने कहा ये वाली साइड आ जाए, तो एंगल साइड एंगल भी पढ़कर आए हो। और फिर आपने राइट एंगल ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना सीख लिया था। तो ये कुछ कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया थे जो क्लास 9th लेवल पर आप पहले से पढ़कर आए हो। अब बात आती है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हर हाल में एक चीज हमने देखी थी, जितने भी क्वेश्चंस किए थे क्लास 9th लेवल पर, उसमें हमने सब में एक बात देखी थी, वो ये थी कि कॉन्ग्रेंट फिगर या मैं कहूँ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मीनिंग ये हो गया कि उनका साइज इक्वल होगा, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा? साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड आपस में कैसी होंगी? इक्वल लेंथ की, यानी साइज कैसा होगा? सेम, और उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, अगर इन दोनों का साइज सेम है, ट्राइंगल तो है ही तो शेप तो सेम हो ही गई, अगर साइज सेम है तो ये क्या है? कॉन्ग्रेंट। लेकिन साइज सेम होने के साथ साथ ऑल्सो क्या होना चाहिए? एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनका साइज सेम है बट एंगल डिफरेंट है ना, तब ये क्या नहीं है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या नहीं है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं है। अगर इनके साइज तो सेम है बट एंगल इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं है। तो ये कुछ तो होते होंगे, अगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते होंगे तो कुछ और होते होंगे। तो वो कुछ और ही हमें क्लास 10th में पढ़ना है, और उनका नाम हम क्या रखेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने दूसरा क्राइटेरिया बनाया, ये बनाया कि देखो कॉन्ग्रेंट फिगर में तो आपने दो चीजों की बात करी थी। कॉन्ग्रेंट अगर ट्राइंगल की बात करें तो आपने दो चीजों को स्पेसिफाई कर दिया कि वो एक तो शेप सेम होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, दोनों ट्राइंगल की ही बातें होंगी, और दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, है ना? ये हमने कहा था कॉन्ग्रेंट फिगर के लिए कि कोई भी कॉन्ग्रेंट फिगर कब कहलाएगा? जब उसकी शेप सेम हो और साइज सेम हो, ठीक है? उसमें से फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए हमने ये कंडीशन बनाई कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनके एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सब आपस में इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सब आपस में इक्वल हो, तो वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। अच्छा, अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉलो ना कर रही हो तब क्या होगा? जैसे मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ये कोई एक और मैंने ट्राइंगल बनाया, ये ऐसा, ये इतना बड़ा एक ट्राइंगल बनाया DEF ऐसे, ठीक है? आपने कहा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो अगर ये 2 यूनिट है या 2 सेंटीमीटर है तो हर हाल में ये भी कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर से अगर आपने ये कह दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपने इसको 5 सेंटीमीटर कहा है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल F के। तो ये कॉन्ग्रेंट हैं, अदरवाइज ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं उस पर। उसकी अगर हम बात करें तो एक कंडीशन केवल, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है तो फिर हमने कहा वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी में भी कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन?
कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सब आपस में इक्वल होने चाहिए। ये बात तो फिक्स होनी चाहिए हर बार, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। एंगल कैसे हैं? इक्वल, करस्पॉन्डिंग सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, उसमें भी इक्वल थे, इसमें भी इक्वल हैं, ये बात तो दोनों में सेम है। अब दूसरी चीज जो डिफरेंट है वो क्या है? हमने कहा कि यहां पर अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये आप 4 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस वाली साइड को 3 सेंटीमीटर कहा तो फिर ये वाली साइड हर हाल में कैसी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर की। कितने की होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर की। तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। अगर आपने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये हर हाल में कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। इस बात का मतलब ये हो गया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2। इसका और इसका निकालोगे तो 1/2, इसका और इसका निकालोगे तो 1/2, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर सर कभी ऐसा हो जाए ये 2/4 है, ओके, ये 3/6 है, ठीक है, ये 5 है, ये 11 है, तो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? तो आंसर है नो। सिमिलर ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर तब कहूंगा जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एक मस्ट है। एंड ऑल्सो एक चीज और होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इन रेशियो। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक चीज और बनती है, क्या ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए? तो आंसर है हाँ, दोनों होनी चाहिए। लेकिन आगे जाकर हम थ्योरम की हेल्प से ये ऐसा देख लेंगे कि अगर ये हो तो ये तो होता ही है, ऐसा बना लेंगे कि अगर ये हो तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, या ये हो तो ये तो होगा ही होगा। मतलब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हैं तो जैसे आप यहां पर कहते थे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, वैसे ही आप कहोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशियो में हैं तो साइड 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल। ये वाली बात क्लियर है? तो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये वाली बात ध्यान रखना। अगर पहले से गिवन है ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, तो इसका मतलब वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते होंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ये है डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को हम लेकर चलेंगे और पूरे चैप्टर के रूल बना देंगे। केवल ये एक डेफिनेशन रहेगी, बाकी सबके प्रूफ करके दिखाएंगे। ये वाली बात क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और जिसको हम दूसरा नाम रखा है हमने उसका थेल्स थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम इन शॉर्ट बीपीटी कहा करेंगे। बार बार इतना बड़ा नाम ना लेकर क्या कहेंगे? बीपीटी, ठीक है। जब भी मैं कहूंगा बीपीटी तो आप सोचोगे मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह रहा हूं, ठीक है, या थेल्स थ्योरम। अब पहले तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, वो डेफिनेशन अगर हमें कहीं यूज करनी होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल की बुक से जो थ्योरम नंबर 1 है वो, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस बात का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बच्चों एक फिगर बना रहा हूं, जैसा जैसा वो थ्योरम में कहता जाएगा मैं वैसा वैसा फिगर यहां पर बनाता जाऊंगा। ए बी सी, ये मान लो मैंने कोई एक फिगर बनाया। क्या कहा उसने? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी ये एक साइड है बी सी। इस साइड बी सी के पैरेलल मैं एक लाइन खींचने वाला हूं जो कि इस ट्रायंगल की अदर दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो मैं एक लाइन खींचता हूं यहां पर ऐसे, ये आप चाहो तो ऐसे बड़ी लाइन खींच दो, ठीक है।
और यहाँ पर एक कोई पॉइंट आ गया, इसका कुछ नाम रख दो, सपोज करो अपनी तरफ से D, और इस पॉइंट का नाम मैंने अपनी तरफ से रख दिया क्या, E। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल किसके, इसके टू वन साइड, ये वाली साइड के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, देन द टू अदर साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये जो दो साइड हैं, जैसे ही ये अगर ये लाइन इसके पैरेलल बनाई गई तो ये जो यहाँ पर पार्ट बन गए हैं, ये इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो ये आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के, ये कह रहा है ये थ्योरम, ठीक है। तो जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमने वो लिखना है, गिवन है मुझे एक ट्रायंगल ABC इन विच हमने क्या बनाया है, पहले से हमने बनाया है DE पैरेलल किसके, BC के। ये वाली बात क्लियर है, ये बात हमें पहले से गिवन है, ओके। अच्छा, प्रूफ क्या करना चाहते हैं, टू प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि अगर DE पैरेलल है BC के, देन वी कैन से AD अपॉन में DB या BD कुछ भी लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू किसके, AE अपॉन में EC। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान होगा इसको प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल आसान होगा, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये जो पॉइंट D है, इस D पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर बनाने वाला हूं, लेकिन वो जो मैं परपेंडिकुलर बनाने वाला हूं वो मैं AE पर नहीं बना रहा हूं, मैं इस पूरी साइड AC पर बना रहा हूं। ये वाली बात ध्यान रखना। मैं D से एक परपेंडिकुलर अभी बनाऊंगा, वो किस पर बनाऊंगा, AE पर नहीं, AC पर। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर बनाया D से, ये ऐसा, ये एक परपेंडिकुलर बना, इसका नाम रखा मैंने M। DM एक परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। तो यानी कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें हमने ड्रॉ किया है क्या, DM, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। फिर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं E से, ठीक है, कहां पर, इस AB वाली लाइन पर। ये E से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऐसे M। EN क्या है, एक परपेंडिकुलर किस पर, AB पर, ठीक है। तो ये भी हमने नोट कर लिया, EN परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। इतनी बात समझ आ गई। स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये समझ आ गया, गिवन में ये लिखना है हमें, टू प्रूफ ये हो गया, हमें ये प्रूफ ये करना है, और कंस्ट्रक्शन हमने इसको प्रूफ करने के लिए ये किया है, ठीक है। अब इतनी बात के बाद अब स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ करना, और प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। और प्रूफ करने पर सबसे पहली लाइन में जो आपको दिखा रहा हूं वो देखिए आप क्या करनी है। मैं उस फिगर को यहां बना देता हूं जिससे बार बार बोर्ड न चेंज करना पड़े। DE ये इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर BC लिखा हुआ है, और यहाँ पर A लिखा हुआ है। E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पर ये M और ये N ऐसे, ठीक है, ठीक है। वो फिगर मैंने यहाँ ले आया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा, और ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो ADE ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ADE क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ADE ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ADE ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, बताइए। हाफ बेस इनटू हाइट निकाल सकता हूं, कैसे, देखो ADE ट्रायंगल में AE अगर मैं बेस ले लूं, और इस वाली लाइन पर, पूरी लाइन पर क्या है, ये DM परपेंडिकुलर है, तो इस AE वाली लाइन पर DM अगर परपेंडिकुलर है तो ADE ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाला जा सकता है, हाफ बेस इनटू में क्या, हाइट, यानी हाफ AE इनटू में क्या, DM। इसमें ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम और कर रहा हूं, बस B से E को ज्वाइन कर रहा हूं और D से C को, और ये वाली बात आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख देना, ज्वाइन BE एंड CE। ज्वाइन क्या किया है हमने, BE और CD, ये वाली बात भी लिख देना। ये चीज़ भी हमें ये कहीं ना कहीं चाहिए होगी, B to E एंड C to D,
ये वाली बात भी कहीं ना कहीं नोट कर देना, ठीक है, फिर स्टार्ट कर लेना। तो चलो, सबसे पहला काम हम कर रहे हैं, ट्रायंगल का नाम है ADE। ट्रायंगल का नाम है ADE। क्या कर रहे हैं इस ट्रायंगल के साथ? हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ये स्टेप थोड़ा छोटा किया जा सकता है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दे रहा हूं इसको, ठीक है। ADE ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस अगर मैंने AE लिया है तो, या मैं ये कहूं अगर मैंने परपेंडिकुलर DM लिया है तो बेस मुझे क्या लेना होगा? AE, ठीक है। तो AE इंटू में क्या? DM, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। ओके, एक काम हो गया। दूसरा काम सुनिए, एरिया। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं और वो ट्रायंगल का नाम क्या है देखना, सुनना ध्यान से। दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है DCE। ये वाला ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है? ये DCE ट्रायंगल है ना। इस DCE ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर हम EC बेस ले रहे हैं तो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर थ्रू आउट कौन काम करेगा? DM। मैंने कहा था ये DM जो है AC पर परपेंडिकुलर है, तो हर जगह इस लाइन पर जब भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो कौन लिया जाएगा? DM लिया जाएगा। तो अगर DCE ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, DCE ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल रहे हो तो हाफ बेस आप अगर लेकर चल रहे हो CE, बेस आप क्या लेकर चल रहे हो? CE। तो यहां पर लिखो CE इंटू इस CE लाइन पर परपेंडिकुलर कौन है? DM। ओके, ये दो चीजें आ गई, या दो इक्वेशन कह सकते हो। चलो आप फर्स्ट, और ये आपकी आ गई सेकंड, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है, किस किस का रेशियो निकालना है? हमें AD और DB और AE और EC इन सब के रेशियो चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होगा, एरिया ADE को डिवाइड कर रहा हूं किससे? एरिया DCE से। तो क्या हो जाएगा इससे? देखो हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ CE इंटू DM। ये स्टेप बिल्कुल आसान है। अब DM से DM कैंसिल, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल। तो देखो क्या आ जाएगा, एरिया ADE इक्वल आ जाएगा, एरिया ADE अपॉन DCE इक्वल आ जाएगा किसके? AE अपॉन में CE के। ये हमारे पास सपोज करो कोई इक्वेशन आ गई थर्ड। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक। अब जो काम मैंने AD यहां पर किया है वैसा ही एक काम फिर से करने जा रहा हूं, यही ऐसा ही काम मैं फिर दोबारा करने जा रहा हूं। कहां पर करने जा रहा हूं? सुनो ध्यान से। ADE ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल, अगर इस ADE ट्रायंगल में अगर DM परपेंडिकुलर लिया जाए तो बेस क्या लिया जाएगा इसका एरिया निकालने के लिए? AE। लेकिन अगर ADE ट्रायंगल में EN परपेंडिकुलर लिया जाए तो बेस क्या लिया जाएगा? AD। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, तो यही कर रहा हूं मैं यहां पर दो ट्रायंगल के एरिया निकाल रहा हूं, और इस बार मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, ये वाला स्टेप नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। एरिया, कौन सा एरिया निकाल रहा हूं बताओ मैं? ADE। ADE का एरिया बताओ किसके इक्वल होगा? हाफ ADE का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया ना, तो इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? बेस क्या ले रहे हैं हम? AD, और परपेंडिकुलर क्या ले रहे हैं? EN। तो बेस हमने ले लिया AD और परपेंडिकुलर ले लिया EN, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको अब मैं डिवाइड कराऊंगा किसके एरिया से? देखो सुनना ध्यान से, DEB, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया DBE लिख लो, ठीक है ना, क्या लिख लो, या EBD, कुछ भी ट्रायंगल का नाम दे दो। इस वाले ट्रायंगल का हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो बेस आप DB ले रहे हो, और इस BCD जो DB जो बेस लोगे उस पर परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा होगा? EN। क्यों? क्योंकि EN किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। तो इस थ्रू आउट लाइन पर जब भी आपको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा कौन काम करेगा? EN। ये वाली बात क्लियर है? तो मैं बेस ले रहा हूं DB और परपेंडिकुलर क्या ले रहा हूं? EN, ठीक है। तो ट्रायंगल DBE का एरिया यहां पर इसके नीचे लिख रहा हूं, DBE का एरिया ये क्या होगा? हाफ बेस बताइए मैं क्या लिखूं? DB, और हाइट इस DB पर क्या लिख दूं? EN, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? एरिया ADE अपॉन एरिया DBE, ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया DBE किसके इक्वल? AD अपॉन DB के, AD अपॉन DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, यहाँ तक तो सब बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद अब एक नई चीज़ अब आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद दूसरी चीज़ पर आते हैं। क्लास 9th में एक चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक थ्योरम है, वहाँ पर एक थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरियाज, ये हमने पढ़ा था। तो दो ट्राइंगल हों जिनका बेस सेम हो और वो बिटवीन सेम पैरेलल हो तो उनके एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ये वाली बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो DCE ट्राइंगल है इसका बेस में क्या ले सकता हूं, D, है ना। अच्छा, DBE जो ट्राइंगल है, इस DBE ट्राइंगल का बेस भी क्या ले सकता हूं, D, ठीक है। और D किसके पैरेलल है, BC के। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये बिटवीन द ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन क्या है, सेम पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में कैसे रहे होंगे बच्चों, इक्वल रहे होंगे, ठीक है। यही वाली बात मैं यहां पर नोट कर रहा हूं कि ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एक तो मैं ट्राइंगल DCE की बात कर रहा हूं, DCE, एंड दूसरा ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या लिया है, DBE, DBE, आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस, बेस सेम बेस का क्या बेस है इन दोनों का, DE, DE सेम बेस, ठीक है, ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल। क्या क्या पैरेलल है बच्चों, DE किसके पैरेलल है बताओ, जो DE हमारा बेस है वो किसके पैरेलल है, BC के। दैट्स व्हाई वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल रहा होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE के। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई, DBE और यहां पर लिखा हुआ है एरिया DC, बट ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैं इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में, किसी में भी, इस वाली इक्वेशन में इस DBE की जगह थोड़ी देर के लिए DCE लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये आपस में इक्वल है ना। तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, फोर्थ वाली इक्वेशन में DBE की जगह, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं DC, तो यहां DCE लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम फोर्थ क्या होगा, एरिया ADE अपॉन DBE की जगह मैं लिख रहा हूं एरिया DCE। ये किसके इक्वल चल रहा है ये बताओ, AD अपॉन में क्या, DB, ऐसे ही चल रहा है। अब आप ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, ADE अपॉन DCE किसके इक्वल है, AE अपॉन CE। और यहां पर देखो ADE अपॉन DCE किसके इक्वल है, AD अपॉन DB। ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। इस रिजल्ट को आप चाहो तो सिक्स्थ नाम दे देना। अब फ्रॉम कौन कौन से रिजल्ट से कह रहे हैं हम, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि ADE अपॉन DCE AE अपॉन CE के भी इक्वल है, और ADE अपॉन DCE ये AD अपॉन DB के भी इक्वल है। तो AD और अपॉन DB किसके इक्वल रहा होगा, AE अपॉन CE के। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इस जगह पर लिख रहा हूं देयरफॉर फ्रॉम, कहां से लिख रहे हैं हम, फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन, थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ वी कैन से व्हाट, AE अपॉन CE इक्वल हो रहा होगा किसके, AD अपॉन DB के, AD अपॉन DB इक्वल रहा होगा किसके, AE अपॉन CE के। ऐसे ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया ऐसे, ठीक है। तो अभी इस ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल की कोई बात नहीं हुई, अभी तक आपने देखा कहीं पर कोई स्टेप सिमिलर ट्रायंगल वाली बात नहीं हुई है। अभी हमने क्लास 10th में ट्रायंगल में सबसे पहला रिजल्ट ये पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो लाइक दिस, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC और इस BC वाली साइड के पैरेलल अगर यहां पर कोई एक लाइन है DE, ठीक है, अगर ये DE लाइन पैरेलल है BC के, तो हर हाल में AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है, AE अपॉन EC के। और इस थ्योरम का क्या नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम या बीपीटी या थेल्स थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो एग्जाम में जब आता है ये क्वेश्चन तो ये इस तरह का स्टेटमेंट आपको वहां लिखा रहेगा। ठीक है, आपको इसका क्योंकि आप पढ़कर जा रहे हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही वो लिख कर देगा कि एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो यानी कि कौन सी थ्योरम दे दी उन्होंने स्टेटमेंट में? बीपीटी। ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसको प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओगे एबीसी, जिसमें डी और ई दो पॉइंट लोगे और इनसे पैरेलल, इस बीसी के पैरेलल क्या खींचोगे? एक लाइन डीई। ओके, फिर इसके बाद यहां पर लिखोगे गिवन है हमें क्या क्या? ट्रायंगल एबीसी विच इज पैरेलल डी, इन विच डी पैरेलल टू बीसी, ये वाली बात लिखोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे? हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के, ये वाली बात लिखोगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है? इस AC वाली साइड पर D से एक परपेंडिकुलर गिराना है। ठीक है, इस AB वाली साइड से E से एक परपेंडिकुलर गिराना है। ठीक, फिर इसके बाद क्या करोगे? E से B को ज्वाइन कर दोगे और D से C को ज्वाइन कर दोगे। इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप ADE ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। तो जब बेस ये लोगे तो परपेंडिकुलर ये ले रहे होगे। ठीक, और फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेस ये लोगे तब भी परपेंडिकुलर ये ले रहे होगे। फिर उन दोनों का क्या निकाल लोगे? रेशियो। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन C। ये एक इक्वेशन मान के छोड़ दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद ADE ट्रायंगल का एरिया आप फिर से निकालोगे, उसमें इस बार बेस ये लोगे और परपेंडिकुलर EN लोगे। ठीक, फिर इस बार फिर दूसरा ट्रायंगल लोगे DB, उसका बेस क्या लोगे? DB, और परपेंडिकुलर क्या लोगे? EN। क्लियर है ये बात? ठीक, फिर इनका भी रेशियो निकाल लोगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे AD अपॉन DB पर। फिर आप कहोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है जो यहां पर लिखा हुआ है और ये वाला जो ट्रायंगल जो यहां पर लिखा हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को DBE को क्या लिखा जा सकता है? DCE। तो जैसे ही आप DBE को DCE लिखोगे तो ADE अपॉन DCE, ADE अपॉन DCE ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां से क्या आ जाएगा? AE अपॉन CE किसके इक्वल? AD अपॉन DB के। इस तरह से इसको प्रूव कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 पढ़ ली हमने, और थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर ये कोई एक ट्रायंगल है ABC और इस BC साइड के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींची गई DE जो कि पैरेलल है किसके? BC के। तो अकॉर्डिंग टू BPT हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए? AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है? AE अपॉन EC के। ऐसे होता है, AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है? AE अपॉन EC के। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो क्या AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ही इक्वल होता है, या इसके अलावा कुछ और रेशियो भी हैं जो आपस में इक्वल आ जाते हैं? तो आंसर है कि इसमें बहुत तरह के रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रिजल्ट बनाकर दिखाता हूँ, और ये जो हमने लिखा है ये हमने किसके बेसिस पर लिखा है? बाय, बोलिए, BPT। ठीक है, ये तो हमने BPT से कह दिया। अब इसी पर बेस्ड कुछ कोलोरली है या फिर उनको रिजल्ट सिंपली कह सकते हो जो इससे ड्राइव किए गए हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट रिजल्ट 1 वो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले AD अपॉन DB इक्वल है किसके? AE अपॉन EC के, ये हम जानते हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करा रहा हूं बच्चों 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। ठीक है, कराइए ऐड AD अपॉन DB प्लस 1 और इधर AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक है, 1 ऐड करा दिया। 1 क्यों ऐड कराया? 2 ऐड करा देते। 1 क्यों कराया? तो 1 इसलिए कराया क्योंकि मैं ये चाहता था कि इस AD के साथ DB क्या हो जाए? प्लस में आ जाए। और जब AD के साथ ये DB प्लस में आएगा तो मेरे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? किसका आ जाएगा? AB का। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो मैं अब इनको प्लस कराने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लेना चाहिए? एलसीएम।
डी बी मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी प्लस में क्या, डी बी, ये आ जाएगा। इसी तरह से ई सी एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ये आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा अब आप ध्यान से देखना, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी को आप क्या कहते हो, ए बी, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए बी, अपॉन में यहां पर क्या चल रहा है, डी बी, ऐसे, ओके, और इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ये है ई सी है, इनको दोनों को ऐड कराओ तो क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, ई सी, ये इस तरह से ये आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, बट ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम कि ए बी अपॉन में क्या, डी बी, और ए सी अपॉन में क्या, ई सी, ये भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट अपॉन ये पार्ट और कंप्लीट अपॉन ये पार्ट भी आपस में इक्वल होता है। दिस इज रिजल्ट 1। इसके अलावा भी हम और रिजल्ट बना सकते हैं। वो दूसरा रिजल्ट क्या है उसको देख लेते हैं बच्चों। ये है एक ट्राइंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के। ओके, हम जानते हैं कि AD अपॉन DB किसके इक्वल रहा होगा, AE अपॉन में क्या, EC के। ये वाली बात क्लियर है। ये हमने कैसे कह दिया, ये आपस में इक्वल क्यों है बताइए, बाय BPT, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो यहां पर मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो DB अपॉन में क्या, AD, इधर उल्टा किया तो ऑफ कोर्स इधर भी करना पड़ेगा, EC अपॉन में क्या, AE, ऐसा, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर है। अब ऐड वन बोथ साइड करा रहा हूं, ऐड वन बोथ साइड, ठीक है, कराइए। तो DB अपॉन AD प्लस 1, EC अपॉन में AE प्लस 1, ऐड करा दीजिए, या मैं कहूँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो AD यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, DB प्लस AD, और यहाँ पर AE, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, EC प्लस AE, ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब DB प्लस AD ऐड कराओ, DB और AD को अगर ऐड कराएं तो क्या आ जाएगा, AB, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया AB, और अपॉन में क्या चल रहा है, AD, ठीक है। और दूसरी वाली साइड में EC प्लस AE, EC और AE को अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, AC, और अपॉन में क्या चल रहा है, AE, ऐसा, ये, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहां पर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BC के पैरेलल एक लाइन खींची जाए DE, तो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल होता है दिस अपॉन दिस के, एंड ऑल्सो कंप्लीट अपॉन दिस पार्ट एंड कंप्लीट अपॉन दिस पार्ट के भी इक्वल होता है। दिस इज रिजल्ट 1। और फिर हमने क्या निकाल लिया कि कंप्लीट AB अपॉन में क्या, ये ऊपर वाला पार्ट AD है ना, और कंप्लीट अपॉन में ये वाला पार्ट AE, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास 3 रिजल्ट हैं। जब भी किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो उसको दो इक्वल, जो उन दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो तो इक्वल होता ही है, बट कंप्लीट अपॉन में ये पार्ट का रेशियो भी लिया जा सकता है, और कंप्लीट अपॉन में ये वाले ऊपर वाले पार्ट का भी रेशियो लिया जा सकता है, ठीक है। ये 2 रिजल्ट और इनके ऊपर आप बना सकते हो। तो टोटल आपके पास 3 रिजल्ट हैं, ठीक है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल ABC में यहां पर एक लाइन है DE, ठीक है। ये जो लाइन है DE, ये अगर पैरेलल हुई इसके, है ना, तो हमने पढ़ा है कि ये रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल। दिस इज कॉल्ड BPT, क्लियर है। अब इसका उल्टा, अब अगर हम ये कहें कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं इस ट्राइंगल में, तो ये वाली जो साइड है ये क्या रही होगी, इसके पैरेलल। 2 स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना। पैरेलल है तो रेशियो कैसे होंगे, सेम। जब भी इस ट्राइंगल चैप्टर में सेम कहा जाए
तो आप सोचना मैं इक्वल कह रहा हूं, या मैं इक्वल कहूं तो आप सेम वर्ड भी सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो कैसे होंगे, सेम, ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर रेशियो सेम है तो ये लाइन इसकी कैसी रही होगी, पैरेलल, ये कन्वर्स हो गया इसका। तो जो हमें गिवन है बच्चों इस बार, वो क्या गिवन है वो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि AD अपॉन में DB ये किसके इक्वल है, AE अपॉन में क्या, EC के, ठीक है। ये हमें पहले से गिवन है कि ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि DE किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूफ DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए मैं अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैंने माना कि ये जो DE लाइन है ये पैरेलल नहीं है BC के, मैंने माना। अगर ये वाली लाइन पैरेलल नहीं रही होगी BC के तो कोई तो लाइन ऐसी होगी जो पैरेलल रही होगी BC के, तो वो लाइन मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर ली। तो वो लाइन सपोज करो मैंने माना ये वाली लाइन ना होकर, ये DE वाली लाइन ना होकर ये वाली कोई लाइन है, ऐसे DE डैश, मैंने माना कि ये DE डैश वाली लाइन क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। सबसे पहली बात तो हमने ये मानी है, हमने माना कि DE पैरेलल नहीं रहा होगा BC के, बट DE डैश पैरेलल रहा होगा। लेट कर लो DE डैश पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखो या फिर इसको बिना कंस्ट्रक्शन के भी जब आप लिखो तो इसको प्रूफ जब करना स्टार्ट करो आप सबसे पहली वाली लाइन वहां पर लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ये ठीक है, प्रूफ में सबसे पहली चीज। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखो बच्चों, दो चीजें ध्यान से सुनना। एक तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल हमें गिवन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही लिख रहा हूं इसके प्रूफ में। क्या बात मैं लिख रहा हूं कि AD अपॉन DB मुझे इक्वल गिवन है किसके, AE अपॉन में किसके बच्चों बताना, EC के, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में क्या है या मैं को थ्योरम में मुझे स्टेटमेंट में क्या है गिवन, एक बात। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना जो मुझे आपको बतानी है। आप बताओ अगर ये DE डैश लाइन पैरेलल है इस BC के तो बताओ BPT क्या कहता है, किसकी अकॉर्डिंग टू BPT आप क्या कह सकते हो। अगर मैं कह रहा हूं ये DE डैश वाली जो लाइन है ये पैरेलल है BC के तो BPT क्या कहता है कि AD अपॉन में DB किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, AE डैश अपॉन में E डैश C, यही कहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या लिखना है मुझे, AD अपॉन में क्या, AD अपॉन में DB इक्वल रहा होगा AE डैश अपॉन में किसके, E डैश C के। और ये हमने कैसे कहा है, बाय BPT कहा है, जो कि DE डैश पैरेलल माना गया है। ये दोनों लाइन में कोई दिक्कत है क्या, ये गिवन है और ये हमने BPT से कहा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को और इस इक्वेशन सेकंड को आप ध्यान से देखो और इसमें देखकर मुझे ये बताओ AD अपॉन DB इसके भी इक्वल है, AD अपॉन DB इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे बच्चों। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे कि AE अपॉन EC इक्वल रहा होगा AE डैश अपॉन E डैश C के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन EC इक्वल रहा होगा किसके, AE डैश अपॉन में किसके, E डैश C के। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से वन बोथ साइड, ऐड वन बोथ साइड अपनी तरफ से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा वो अभी बताते हैं। AE अपॉन EC में इधर भी वन ऐड हो गया और AE डैश अपॉन में E डैश C इसमें भी वन ऐड हो गया, ठीक है। जब वन ऐड कराया तो देखो क्या हो जाएगा, AE नीचे तो एलसीएम आ जाएगा EC और यहां पर क्या आ चुका होगा EC, ठीक। यहां पर एलसीएम कितना आएगा बोलो, E डैश C
और अपॉन में क्या, यहाँ पर नीचे एलसीएम में ई डैश सी आ गया और ऊपर क्या क्या आ जाएगा, ए ई डैश प्लस में क्या, ई डैश सी, ये आ गया एलसीएम। अब आप ध्यान से उस फिगर को देखो, उसमें ए ई प्लस ई सी अगर कराया जाए तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ए ई अपॉन ई सी अगर करा, ए ई प्लस ई सी करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा बताओ, ए सी बन जाएगा। और अगर कहीं पर ये लिखा हो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तब भी क्या बनेगा, ए सी बनेगा, दोनों ही केस में ए सी बनेगा। ठीक है, तो वहां पर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें दोनों ही जगह पर हमारा ए सी बन जाएगा। ए ई प्लस ई सी क्या है, ए सी अपॉन ई सी, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी हमारा क्या है, ए सी, और अपॉन में क्या चल रहा है, ई डैश सी। ये वाली बात क्लियर है। अब ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, ई सी किसके इक्वल आ गया, ई डैश सी के। तो ई सी इक्वल आ चुका है ई डैश सी के। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं ना, ई सी और ई डैश सी आपस में इक्वल हैं, इतनी चीज ई सी और ई डैश सी ये आपस में इक्वल हैं। फिगर को देखकर लग रहा है क्या इक्वल हैं, नो, दिस इज पॉसिबल, नो, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब ई डैश कहां पर आ जाए, ई पर, या मैं ये कहूं कि ई कहां पर चला जाए, ई डैश पर, है ना, ई कोइंसाइड कर जाए ई डैश के साथ, तो हाँ ये वाली बात सही हो सकती है कि सीई और सीई और सीई डैश आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। हमने क्या प्रूफ कर दिया है बच्चों, अभी हमने प्रूफ कर दिया है कि सीई और सीई डैश आपस में इक्वल हैं। इतनी बड़ी लेंथ और इतनी सी लेंथ ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई कोइंसाइड विद ई डैश। ठीक है, तो हम ये वाली बात वहां पर लिख देते हैं कि ई सी और ई डैश सी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम डायरेक्टली ये लिखें, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई कोइंसाइड विद, ई कोइंसाइड्स विद, किसके साथ कोइंसाइड कर जाए, ई बताओ, ई डैश के साथ। ठीक, अब आप ध्यान से सोचो कि अगर ई डैश के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो डी डैश क्या था, पैरेलल बीसी के, तो डी भी क्या हो जाएगा फिर, पैरेलल बीसी के। ये वाली बात क्लियर है। तो हमने कहा है कि क्या ये जो क्वांटिटी है ई सी और ई डैश सी ये तभी इक्वल हो पाएंगे जब ई यहां पर पहुंच जाएगा। तो हमने जब ई को यहां पहुंचा दिया तो डी डैश क्योंकि पैरेलल था, इसलिए अब ऑल्सो कौन पैरेलल हो चुका होगा, डी पैरेलल हो गया होगा। तो इसलिए लिख देंगे कि अगर ये कोइंसाइड कर जाएगा तो डी, देयरफॉर डी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, क्योंकि कौन पैरेलल था पहले से, डी ई डैश पैरेलल था किसके, बीसी के। ये वाला स्टेटमेंट समझ आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कह दिया कि डी ई डैश पैरेलल रहा होगा बीसी के। तो ये हो गया कन्वर्स। इस कन्वर्स में पहले से क्या चीज थी, ये चीज गिवन थी, तभी हम प्रूफ कर पाए कि ये डी क्या रहा होगा, पैरेलल बीसी के। तो इसका मतलब ये है कि बीपीटी की अगर बात हो रही हो तो उस वाले केस में ये पैरेलल होता है इसके, और तब हम कहते हैं कि रेशियो कैसे होंगे, सेम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम ये कहते हैं कि ये रेशियो क्या है, सेम है, तो फिर ये इसके क्या रहा होगा, पैरेलल। इस तरह से होता है। ठीक है, ये थ्योरम समझ आ गई कैसे किया। दो स्टेटमेंट बिल्कुल आराम से ध्यान रखना, ये गिवन है, लिख लोगे कि भाई ये रेशियो हमें गिवन है, ये क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये क्या है, बाय बीपीटी, ये वाली स्टेटमेंट भी कह दोगे। फिर इन दोनों को कंपैरिजन कराकर ये लाइन इसके इक्वल भी कह दोगे। ठीक, फिर इसमें ऐड क्या कराओगे, वन बोथ साइड, ऐड वन कराने पर ऊपर दोनों साइड में क्या बन जाएगा, AC, AC से AC कैंसिल कर देना, EC और E डैश C इक्वल आ गए। लेकिन ये तभी इक्वल होगा जब E कहां पर पहुंच जाए, E डैश पर। अब E डैश पर जब वो पहुंच जाएगा तो वो DE डैश और DE ये आपस में इक्वल हो चुके होंगे, तो हम कहेंगे क्योंकि DE डैश पैरेलल है BC के, इसलिए DE भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस तरह से हो जाएगी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी।